चलो अभी नेक्स्ट पार्ट में अपन ये देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या इन्वेस्टमेंट अपन करते हैं। वर्किंग कैपिटल डे टू डे खर्चे के एंगल से हम लोग और क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखो डे टू डे खर्चे के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो एक होता है स्टॉक। अब स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है क्योंकि अगर आप माल लाओगे तभी तो बेचोगे। तो अभी स्टॉक का इन्वेस्टमेंट कैसे चलेगा। देखो स्टॉक में एक होता है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना है तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो रॉ मटेरियल कितना मंगाना है। तो रॉ मटेरियल अगर मान लो 1 महीने का स्टॉक अपने को रखना है, 1 मंथ का स्टॉक, देन 1 मंथ का स्टॉक रखने के लिए कितना खर्चा होगा। तो ऐसे देखो जनरली हम लोग ने क्या देखा था, क्रेडिटर का जब भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो वी सॉ टोटल क्रेडिट परचेज, याद करो थोड़ा थोड़ा, डिवाइड बाय 12 मंथ इनटू क्रेडिट पीरियड था। इससे हम लोग क्रेडिटर निकालते हैं। याद रखना रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन करने के लिए वी कैन नॉट टेक ओनली क्रेडिट परचेजेस। हम सिर्फ क्रेडिट परचेज नहीं ले सकते बिकॉज रॉ मटेरियल जब भी आप खरीद रहे हो तो ये तो टोटल रॉ मटेरियल हुआ ना आपका, तो इट विल बी टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जितना भी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल साल भर का जो भी है उसको डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, तो मिल जाएगा हर महीने का स्टॉक कितना होगा। पूरा 12 महीने का टोटल मान लो 12 लाख रुपीज डिवाइड बाय 12 मतलब 1 लाख रुपीज विल बी रॉ मटेरियल का स्टॉक फॉर 1 मंथ। अब डिपेंड करता है आपको कितने महीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 मंथ लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय स्टोरेज पीरियड, जो भी आपका स्टोरेज पीरियड है। अभी यहाँ पे 1 महीना है तो वी विल मल्टीप्लाई द स्टोरेज पीरियड। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द रॉ मटेरियल का स्टॉक इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लेते फॉर द टाइम बिंग से फॉर एग्जांपल अपना 12 लाख रुपीज इज टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईयर। बट कैसा होता है हम लोग पूरे साल का नहीं लेते ना एक साथ, हम तो सिर्फ क्या करते हैं हर महीना बाय करते हैं, जैसे ही वो कन्वर्ट होता है वापस से कैश आ जाता है। तो भी 12 लाख रुपीज टोटल साल भर में परचेस करते हैं तो डिवाइड बाय 12 मंथ किया तो अपने को 1 महीने का मिल जाएगा। 1 महीने का कितना स्टॉक होता है, तो 1 महीने का जो स्टॉक होगा मल्टीप्लाई स्टोरेज पीरियड। अगर स्टोरेज पीरियड 1 मंथ है तो 1 मंथ ले लेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1 लाख रुपीज विल बी योर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। अब इसको और ऐसे भी समझ सकते हो कि सर ये स्टोरेज पीरियड आपको कहाँ से मिला। देखो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करेगा। जैसे मान लेते हैं मेरे घर पे आप कभी भी आओगे तो एक 5 kg का राइस होता ही है घर में, पड़ा ही होता है। मतलब एनी टाइम यू कम यू विल फाइंड 5 kg राइस इज देयर। खाते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, खाते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। अभी मेरा फ्रेंड है उसका फैमिली बड़ा है तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग के घर पे जाओगे तो 10 किलो का राइस होता है, 10 किलो राइस उनके पास होता है। तो इट डिपेंड्स लाइक कितना राइस रखना है। तो स्टोरेज में कितना रखना है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वी कैन नॉट से कि सबका सेम रहेगा। तो स्टोरेज पीरियड अगर मुझे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मेरी एक्टिविटी ज्यादा बड़ी है तो मुझे स्टोरेज भी ज्यादा रखना पड़ेगा, वैसे चलता है। सो दिस इज हाउ वी गो बाय स्टोरेज पीरियड। सो इंडस्ट्री वाइज स्टोरेज पीरियड अलग अलग हो सकता है। अब 1 महीने के स्टोरेज में मेरा 1 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। मान लो अगर मुझे 2 महीने का स्टोरेज रखना है, 2 महीने का स्टॉक मेरे पास होना चाहिए। अगर मेरा पूरा साल भर का 12 लाख रुपए का खर्चा है रॉ मटेरियल में, डिवाइड बाय 12 1 मंथ का मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख रुपीज विल बी माय टोटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज कभी भी आप मेरे गोडाउन में आओगे ना आपको 2 लाख रुपए का माल मिलेगा। इसको आप ऐसे समझो, मान लो मेरे पास गोडाउन है, एग्जाम्पल समझने का कोशिश करो बॉस। 500 शर्ट्स है उसमें, ओके आई हैव अ 500 शर्ट्स। से फॉर एग्जांपल मैंने 480 शर्ट्स एक पर्टिकुलर मंथ में बेच दिया। तो सोच के बताओ मेरे गोडाउन में मान लो ये मंथ एंड में मैंने बेच दिया, पूरे महीने में 480 मंथ्स बिके, तो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे मेरे गोडाउन में कितना शर्ट्स होगा। तो 500 था, 480 बेच दिया, तो मेरे गोडाउन में वेरी नेक्स्ट डे कितना होगा बताओ। तो आपके हिसाब से 20 शर्ट्स। बकवास सालो 20 शर्ट्स होगा तो क्या आप कभी भी आप किसी भी मोबाइल शॉप में चले जाओ, शर्ट्स की दुकान में चले जाओ, तो क्या बिकने के बाद खाली खाली दिखता है कि वो लोग और भी माल ले आते हैं। बोलने का मतलब होता है 20 इज अ बैलेंस फिगर, लेकिन मेरे गोडाउन में वापस से 500 ही रहेगा। तो मेरा जो स्टॉक होता है वो हमेशा मुझे मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि ग्राहक आते रहेगा जाते रहेगा, माल आते रहेगा जाते रहेगा, तो मेरा स्टॉक उतना ही रहता है। तो मेरा जो 1 लाख रुपए का माल है ये हमेशा मेरे गोडाउन में रहेगा, माल आता जाता रहेगा, आता जाता रहेगा, वो फ्लो प्रोसेस चलता रहेगा। 1 महीने का माल मेरे पास होना चाहिए। कल जाके अगर मुझे
स्टॉक आउट सिचुएशन आती तो भी मैं 1 महीना सर्वाइव कर सकता हूँ, मतलब 1 महीने का माल मेरे पास है। इट्स लाइक दिस। अगर ये 2 मंथ्स होता है तो मेरे पास 2 लाख रुपए का माल होना चाहिए। तो जितना स्टॉक आपका ज्यादा उतना आपको माल रखना पड़ेगा। आर यू क्लियर विद दिस? तो टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो मैंने वर्ड लिखा है ना, अब ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो होता है तो खरीदा अपने लिए होती है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में कितना कंज्यूम हुआ, तो प्रॉपर अगर आप मुझे फॉर्मूला पूछोगे, दिस शुड नॉट बी अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दिस शुड बी अ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन अ ईयर। पूरे साल का इतना कंजम्पशन है, डिवाइड बाय 12, 1 महीने का कंजम्पशन मिला, मल्टीप्लाई बाय स्टोरेज पीरियड, इतना स्टोरेज मेरे पास होना चाहिए कंजम्पशन के ऊपर। आर यू क्लियर विद दिस? बट जनरली क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास परचेज किया और पूरा का पूरा कंज्यूम कर दिया, तो परचेज विल बी इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है तब ये अमाउंट डिफर करता है, अदरवाइज तो सेम रहता है। ठीक है, तो उतना इधर पे दिमाग नहीं लगाना है, फिलहाल ये कैलकुलेशन आपके भेजे में होना चाहिए। नाउ दूसरा होता है नॉट ओनली दैट मच, वी हैव अ फिनिश्ड गुड्स। अब क्या होता है, रॉ मटेरियल एक होता है और एक होता है, क्या होता है बोलो, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, ये वो चीज है जो जिसमें खर्चा हुआ है। कैसे होता है देखो, इसमें क्या क्या होता है फिनिश्ड गुड्स में। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रॉ मटेरियल, वी हैव अ लेबर जिसने काम किया उस पे, और वी हैव अ फैक्ट्री ओवरहेड। ये सारे खर्चे होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, मतलब ये सब खर्चा होने के बाद अपने को फिनिश गुड्स मिलता है। तो जब फिनिश गुड्स का हम लोग स्टॉक बोलते हैं और रॉ मटेरियल का स्टॉक बोलते हैं, तो बताओ किसका वैल्यू ज्यादा होगा। अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक बोलेगा तो वो रॉ मटेरियल जो रहता है वो बेस, फिनिश गुड्स बोलेगा तो उसमें लेबर ने भी काम कर दिया है। जैसे अभी प्लेन कपड़ा हो गया और शर्ट्स हो गया, तो शर्ट्स पे तो खर्चा हुआ है ना ज्यादा, तो वैल्यू वाइज अगर देखें तो फिनिश गुड्स का स्टॉक का वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो कैलकुलेशन रॉ मटेरियल का इस पे करते हैं, लेकिन फिनिश गुड्स का किस पे करना चाहिए, सीओपी पे, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 लाख रुपया मैंने रॉ मटेरियल पे खर्चा किया है, 50,000 रुपए मैंने लेबर पे खर्चा किया, और वही एक 30,000 रुपए मेरा फैक्ट्री ओवरहेड पे। तो टोटल खर्चा जो मेरा हुआ है वो 1,80,000 रुपए हुए। आप समझ रहे हो, 1,80,000 रुपए मेरे अगर मान लेते हैं साल भर का खर्चा है। सो ये अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साल भर का 1,80,000 रुपए, और मुझे निकालना है कि भाई स्टोरेज में हम लोग 2 महीने का रखेंगे फिनिश स्टॉक, तो 1,80,000 रुपया साल भर का डिवाइड बाई 12, तो अपने को मिल जाएगा 1 महीने का। 1,80,000 डिवाइड बाई 12, 1 महीने का आएगा 15,000 रुपीज। मल्टीप्लाई बाय हम लोग को 2 महीने का स्टॉक रखना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 30,000 रुपीज का स्टॉक मेरा फिनिश गुड्स में रहेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू माई 2 मंथ्स का स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स। ये समझता है क्या? सो 2 महीने का स्टॉक मेरे पास पड़ा है। अब कोशिश करो, दिस इज प्योरली रॉ मटेरियल वाला स्टफ एंड दिस इज फिनिश गुड्स, मतलब टोटल उसमें सब खर्चा हो के आया। तीसरा जो अपना होता है विच इज WIP। अब WIP क्या होता है, मान लो मैं चाय बना रहा हूँ, ओके ध्यान दो इधर इधर, मैं चाय बना रहा हूँ। अभी चाय बना रहे तो मैंने क्या किया, अपन ज्यादा दिमाग लगाते नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला अपना कुकर है, उस पर डाल दिया, स्टोव है उस पर डाल दिया, पानी रख दिया, चाय का पत्ती शक्कर वक्कर सब डाल दिया, एक ही बार में डाल दिया, बगैर मारी नहीं चाहिए। अब गर्म हो रहा है और मैं उधर खड़ा होकर देख रहा हूँ। अब मैंने क्या क्या डाल दिया उसमें, मैंने रॉ मटेरियल भी डाल दिया, लेबर मतलब मैं खुद उधर खड़ा हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो बताओ रॉ मटेरियल पूरा डाल दिया या नहीं डाल दिया? तो ऐसे देखोगे तो रॉ मटेरियल 100% जा चुका है, यस और नो? तो रॉ मटेरियल पूरा खर्चा हो गया। अच्छा, लेबर अभी उबल रहा है, वो चल रहा है, मतलब बनेगा। एक मान लेते हैं 10 मिनट लगता है चाय बनने के लिए, एक एग्जांपल। अब ऐसा हुआ कि 5 मिनट का इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तो जो उबल रहा था बंद हो गया। अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो क्या मैंने पूरा चाय बना लिया? क्या ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है? तो ऑब्वियस सी बात है फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो ये तो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है, मतलब हाफ है। तो WIP बोलेंगे इसको बोलेंगे वर्क इन प्रोसेस, अभी भी चल रहा है। तो बताओ रॉ मटेरियल कितना डाल दिया उसमें, मतलब पूरा रॉ मटेरियल खत्म हो गया, वो तो दिख रहा है 100% पूरा, सब शक्कर वक्कर सब डाल के निपटा दिया। लेबर में कितना खर्चा हो गया, मतलब मैं खुद कितना टाइम डिवोट कर चुका हूँ। ऐसे तो 10 मिनट डिवोट करना था,
मैंने सिर्फ 5 मिनट अभी तक डिवोट किया है, कैन आई से 50% टाइम मैंने डिवोट किया है। अच्छा अब सोच के बताओ इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हुआ है, क्या पूरा 100% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है? वो भी रॉन्ग है, क्योंकि 5 मिनट का अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बाकी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी 50% कंज्यूम हुआ है। तो भैया ये एक अजम्पशन होता है कि अगर डब्ल्यू जब भी कैलकुलेट करोगे ना डब्ल्यू, तो एक अजम्पशन ये होता है कि 100% मटेरियल लग गया, लेबर 50% लग गया और फैक्ट्री ओवरहेड 50% लग गया। तो अगर आप ऊपर वाला कैलकुलेशन मेरा देखोगे, जैसे देखो ऊपर रॉ मटेरियल कितना है 1 लाख, तो भाई डब्ल्यू में 1 लाख रुपए रॉ मटेरियल का लग गया। लेबर में इधर मैंने कितना लिखा है 50,000, तो यहाँ पे 25,000 हो जाएगा क्योंकि हाफ, फिर उसका हाफ कितना हो जाएगा 15,000, इसका 15,000 हो गया, टोटल मारो कितना हो जाता है, इट बिकम्स 1 लाख अराउंड 40,000। तो 1,40,000 रुपए का साल भर का डब्ल्यू पकड़ के चलो। अब मुझे निकालना है इसको कितना टाइम लगता है कन्वर्ट होने में। तो देर इज स्टोरेज पीरियड बोलते हैं, जैसे फिनिश गुड्स में अपन यहाँ पे स्टोरेज पीरियड बोल रहे थे, यहाँ पे बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। तो अगर 1,40,000 रुपया साल भर का डब्ल्यू होता है, डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो 1,40,000 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 11,666 समथिंग आता है। मान लेते हैं अपने को कन्वर्जन करने में लगते हैं हाफ मंथ, हाफ मतलब होता है 0.5 मंथ, फटाक से मल्टीप्लाई करता हूं देखो 0.5, तो आंसर आएगा अराउंड 5,833 का डब्ल्यू का स्टॉक होगा। तो अगर आप मेरे आंसर्स को ध्यान से नोटिस करोगे, आई शो यू इस तरीके से। देखो अगर आप देखोगे तो मेरा जो ये रॉ मटेरियल था स्टॉक था, ये मेरा फिनिश गुड्स का स्टॉक है और ये मेरा डब्ल्यू का स्टॉक है। कुछ इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया। तो यहां पर अपने को एक चीज समझ में आ गई कि भैया स्टॉक में वैरायटीज है, पैटर्न है। अब देखो वापस है समरी, स्टॉक पहले तो स्टॉक कितने टाइप का बनाया मैंने, देयर आर 3 वैरायटीज ऑफ स्टॉक आई डिड। एक था रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, और एक क्या था भाई डब्ल्यू। अच्छा रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन जब भी आप करोगे तो किस पे करना है, टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर और अगर दिया हुआ है तो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बेसिस पे करेंगे। फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन किस पे करोगे बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर करोगे। तो सर डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, इसमें तो आपने 50-50% कर दिया था, इसको बेटा बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पूरा नहीं है बट प्रोपोर्शनेट है। तो डब्ल्यू का कैलकुलेशन जब भी आप करोगे तो करिए प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कैलकुलेशन करिए का मतलब ये होता है डिवाइड बाय 12 मंथ इनटू जो भी पीरियड होगा उसका वो। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 12 मंथ, डिवाइड बाय 12 मंथ करके कर देना है। ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। ठीक है, ये एक भेजे में उतार लीजिए आपके। तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक भी एक टाइप का अपना क्या होता है, डेली बेसिस पे जो खर्चा लगते रहता है, रोटेशनल होता है, ऐसा चलता है। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया स्टॉक के रिलेटेड। ठीक है, इतना इतना भेजे में उतर गया भाई तुम्हारे। अच्छा इसके ऊपर सम भी दे सकता हूँ बट अपन क्या करेंगे, सम एक साथ कर लेते हैं, या फिर अभी चाहिए तो अभी कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। बट मैं सोच रहा हूँ एक साथ सम करता हूँ, अभी बेसिक्स अपन थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अच्छा और जो छोटे मोटे थोड़े अपने कैलकुलेशंस हैं वाला, पहले एक काम करो इसको लिख लो, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक को कैसे लिखेगा, हाँ ऐसे लिख लो, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक, उसमें लिखो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डब्ल्यू। बस ये भी लिख देगा तो भी चले, ये वाला, हाँ ये लिख दीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो और ये लिख के रख लीजिए। और अगर मुझे रॉ मटेरियल का स्टॉक का कैलकुलेशन करना है तो इसमें डिवाइड बाय 12 मंथ इनटू स्टोरेज पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, डिवाइड बाय 12 मंथ इनटू स्टोरेज पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स, डिवाइड बाय 12 मंथ इनटू स्टोरेज पीरियड नहीं होता है, सॉरी, इट्स अ कन्वर्जन पीरियड ऑफ
WIP. So this is how we calculate investment in stock. पॉज करके लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आपने लिख लिया। अब आ जाइए, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या आइटम है, इसको समझने का कोशिश करो अभी थोड़ा सा। मान लो मेरे पास कैश है 1,00,000 रुपए, ओके, और जो मेरा खर्चा है कैश एक्सपेंस वो भी 1,00,000 रुपए है। तो 1,00,000 रुपया है खर्चा और 1,00,000 रुपया मुझे पे करना है। ये जनवरी मंथ है, ये मान लो फरवरी, ये मार्च, ऐसे 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 दिसंबर तक जाएगा। तो 1,00,000 रुपया मेरे पास अभी है एंड आई हैव टू पे 1,00,000 रुपीज एज एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस, क्योंकि देखो मटेरियल लेबर के अलावा और फैक्ट्री में खर्चे होते हैं तो वो सब खर्चा। अब मुझे एक सोच के बताओ, अगर 1,00,000 रुपया 1,00,000 रुपये पे करना है तो जीरो हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर मेरे एक्सपेंस को मैंने क्या बोला, 1 महीने की उधारी, मतलब जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे वेज लेबर ने काम किया, लेबर को मैंने बोला कि भाई मैं तेरे को पैसा 1 महीने के बाद देगा, अभी काम करने का 1 महीने बाद पैसा लेगा, तो ये पैसा लेने आएगा फेब में। तो क्या ये कैश मेरा खर्चा हुआ? सर ऐसे बात करोगे तो जनवरी में तो नहीं हुआ, तो कैन आई से ये पूरा पैसा जनवरी में मैं यूज कर सकता हूं? तो इसका मतलब है रिलीज ऑफ फंड। जो भी पैसा आप यूज कर पा रहे हो, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है ना, एक तरीके से देखेगा तो। जैसे तू घर से पैसा लाया, अभी तू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब तूने एक्सपेंस को 1 महीने बाद पे करना है, तो तेरे को घर से कम लाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपेंस 1 महीने बाद पे करना है, और 1 महीने बाद कहीं ना कहीं तो सेल से वगैरह से पैसा आएगा ही। तो याद रखना, कैश अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है तो अपना कैश रिलीज होता है, दैट इज सेविंग एक टाइप का अपना। अब इसको और अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर। अब मान लेते हैं मैंने कैश में परचेज करा है 1,00,000 रुपए का, अपना कैश में सेल्स होता है 1,00,000 रुपए का, और अपना कैश में एक्सपेंस होता है 0.5 लाख का। कैन यू सी दिस? ओके, ऐसे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, खर्चा देखेगा तो ये और ये खर्चा है, 1.5 लाख रुपए खर्चा है। चलो एक काम करते हैं, प्रॉफिट नहीं चाहिए लेकिन लॉस भी तो नहीं करना है, तो 1.5 लाख का अपन बेचते हैं। तो दो खर्चे हैं, 1,00,000 रुपीज एंड 0.5 लाख, मतलब 50,000, और पैसा मिलना है 1.5 लाख। अगर सब कैश में हो रहा है तो सब निपट जाएगा, जनवरी में पैसा आके खत्म हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अपने जो उधारी पे बेच रहे हैं, क्रेडिट सेल्स है, ये 1 महीने का क्रेडिट सेल है, मतलब इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो ये अपने को 1 महीने का उधारी है, मतलब अपने को पैसा अभी नहीं मिलना है। तो सीधी सी बात है, ये पैसा आपको कब मिलेगा? यहां मिलेगा। अब सोच के बताओ आपको कितना पैसा लगेगा। तो अब देखोगे तो पैसे लगेंगे 1.5 लाख रुपए, जो आपको मिलेंगे 1 महीने के बाद, क्योंकि सिर्फ परचेज से काम नहीं बनता, खर्चा एक्सपेंस का भी लाना है, डे टू डे एक्सपेंस के हिसाब से। अब मान लो अगर ये पैसे को मुझे 1 महीने के बाद देना है, तो ये भी आगे चला जाएगा, तो ये मिलना है, ये जाएगा, तो उस हिसाब से देखेगा तो अभी कितना पैसा लगेगा? 1,00,000 रुपया। तो इनडायरेक्टली आपने क्या किया, 1.5 लाख रुपया खर्चा पहले था, उसमें से माइनस कर दिया 0.5। बोलने का मतलब होता है जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है वो माइनस हो रहा है। माइनस मतलब 0.5 लाख का अभी पे करना था, लेकिन 1 महीना आगे चला गया तो आगे चला गया, तो जब पैसा आएगा इसका 1.5 लाख तो उसमें से दे दूंगा। तो अभी फिलहाल पॉकेट से पैसा नहीं जाएगा। सो काइंड ऑफ रिलीज ऑफ फंड। जो 1.5 लाख खर्च होने वाले थे, 1.5 लाख में से 50,000 आगे चला गया, तो सिर्फ 1 लाख रुपीज आया, मतलब 1.5 लाख माइनस 50,000 रिलीज हो गया ना, 50,000 नेक्स्ट मंथ में पे करना है। ऐसे ही कैलकुलेशन चलता है। इज दैट क्लियर विथ यू गाइस? सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, ऐसा सब मल्टीपल हो सकता है। ओके, अब बारी आती है एडवांस एक्सपेंस की। जैसे आउटस्टैंडिंग है उसका भाई एक एडवांस एक्सपेंस, मतलब किसी को एडवांस में पैसा दिया, भैया अगर तू एडवांस में पैसा देना पड़ेगा तो तेरे को आज ही वो पैसा लाना पड़ेगा, तभी तो एडवांस दे पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं तो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि भाई अभी एडवांस में दे रहा हूँ, कल जाके इस पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अभी कैश जाएगा, तो इट इज योर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, मतलब तेरा पैसा खर्चा होना है। अच्छा, और चीजें होती है लाइक कैश होगा या बैंक
कभी कभी हम लोग को एक पर्टिकुलर अमाउंट कैश या बैंक मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आपके घर में कभी कभी भी आ जाओगे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश होता है, कभी इमरजेंसी को जरूरत पड़ गई तो वो जो कैश होता है वो हमने यूज के लिए रखा है, लेकिन ओनली इमरजेंसी। हम उसमें से पैसा निकाल के खर्च नहीं करते, उसको सेफ्टी के लिए रखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में दिया होगा कि इतना पैसा कंपनी ने सेफ्टी के लिए साइड में निकाल के रखा है। अच्छा, तो ये हो गया। लास्ट याद रखने के लिए सिर्फ याद रखिए, डेटर्स इज इक्वल टू बिल्स रिसीवेबल। डेटर बिल रिसीवेबल एक ही चीज है। वैसे ही क्रेडिटर इज इक्वल टू बिल्स पेएबल, क्योंकि मैंने ऊपर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बोला नहीं है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको समझने में कि व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। चलो, इतना सब हो गया। अब अपन आ रहे हैं एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है आपको समझाना। तो सभी लोग अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मतलब एक्चुअली देखेगा तो वर्किंग कैपिटल चैप्टर अब चालू हो रहा है। मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मेट ले सकता था, लेकिन क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो लफड़ा हो जाएगा। अब आ जाओ, फॉर्मेट है ऐसा, फॉर्मेट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब आपको कितना पैसा चाहिए एज अ वर्किंग कैपिटल सो दैट आपका काम हो जाए, बिजनेस में जो खर्चे हैं वो आप प्लान कर पाओ। तो अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, कोई लिखेगा नहीं, सब लोग ध्यान देंगे जरा। पहला, वी विल टॉक अबाउट करेंट असेट्स। सो करेंट असेट्स का मतलब होता है वी आर इन्वेस्टिंग इन असेट्स। जैसे फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे करेंट असेट। करेंट असेट में सबसे पहली चीज आएगी, अपना आएगा डेटर्स। अब आप डेटर्स बोलो, बिल रिसीवेबल बोलो, बात एक ही है। हाउ विल यू कैलकुलेट द डेटर, ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो हम फॉर्मेट कैसे करेंगे पता है, डेटर का अमाउंट निकालने के लिए एक करंट असेट हेडिंग डाल दिया और एक बीच में कैलकुलेशन की, यहां पर सारे कैलकुलेशन होते हैं अपने। ओके, और ये लाइन खींच दिया, थोड़ा टेढ़ा लाइन आ गया, इसको सीधा कर लेते हैं। मान लो सीधा है भाई, यहां लिखेंगे अमाउंट। ओके, चलो बताओ डेटर कैलकुलेट कैसे करना है। तो याद करो मैंने क्या बोला था, क्रेडिट सेल्स अपॉन 12 मंथ इनटू क्रेडिट पीरियड, इससे मिल जाएगा डेटर्स का अमाउंट से एक्स। ठीक है, बस ऐसे ही लिखते जाना। बी, स्टॉक, जस्ट पे अटेंशन। स्टॉक में रॉ मटेरियल, हाउ विल यू कैलकुलेट द रॉ मटेरियल। तो मैंने आपको बोला था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन 12 मंथ इनटू स्टोरेज पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, दिस विल गिव यू आंसर फॉर रॉ मटेरियल का स्टॉक। फिर वैसे ही फिनिश गुड्स, कोई लिखेगा नहीं प्लीज। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में याद करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय 12 मंथ इनटू स्टोरेज पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स, इससे मिल जाएगा अपने को फिनिश गुड्स का स्टॉक। फिर आएगा WIP। WIP कैसे करेंगे, हाँ, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल 100%, 50-50% वेजेस और वो सब, डिवाइड बाय 12 मंथ इनटू कन्वर्जन पीरियड ऑफ WIP, इससे मिलेगा WIP का टोटल अमाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सब करंट असेट्स में आते हैं। सी, एडवांस एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है एडवांस में, अगर दिया है क्वेश्चन में तो लेट मी राइट इफ एनी। सो टोटल एक्सपेंस जो भी रहता है साल भर का डिवाइड बाय 12 मंथ, एक महीने का मिल जाएगा। अब कितना एडवांस पेमेंट करना है वो, दिस विल गिव यू द एडवांस पेमेंट का अमाउंट। डी इज योर कैश एंड बैंक में बैलेंस कितना मेंटेन करना है, दिस विल बी डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। ये जो टोटल आएगा दिस विल बी योर करंट असेट का टोटल। चेक करो,
देख मैंने क्या निकाला, सिर्फ करंट असेट्स निकाले अभी तक, ये रहा। ठीक है, अभी ये सारे कैलकुलेशन एक एक करके आपने किए थे इसके पहले, डेटर को कैसे निकाला था, स्टॉक को कैसे निकालना है, एडवांस एक्सपेंस को कैसे निकालना है, मतलब ये सब ना अपने को एक्चुअली पैसा चाहिए, ये सब अपना इन्वेस्टमेंट है, ये सब पैसा चाहिए, इतना 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 इतना, अगर इतना साल भर का खर्चा है तो उसके हिसाब से ये पैसा चाहिए। अच्छा थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, अभी कुछ लिखो मत मेहरबानी करके। अभी जिस तरीके से अपन ने करंट असेट को किया उसी तरीके से बी पार्ट आ जाएगा, सेकंड विल बी आर करंट लायबिलिटी। चलो करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आएगा क्रेडिटर, वही मोस्टली होता है। अभी क्रेडिटर में अगर हम लोग बात करें तो क्रेडिटर को कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल क्रेडिट परचेस अपॉन 12 मंथ इनटू क्रेडिट पीरियड गिवन बाय सप्लायर, तो यू गेट दिस अमाउंट। ओके, फिर ये मेरा ए हो गया, ये क्या हो गया इसको, क्रेडिटर। बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चलो सोच के बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कैलकुलेशन कैसे करना है। टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 12 मंथ इनटू कितना क्रेडिट पीरियड, मतलब कितना आउटस्टैंडिंग का जो टाइम लैग होगा वो, दैट इज क्रेडिट पीरियड, और इसी को टाइम लैग भी बोलते हैं, मतलब कितने टाइम के बाद देना है पेमेंट। ये हो गया। सो दिस टोटल, इसमें ज्यादा नहीं लिख रहा हूं मैं, विल बी करंट लायबिलिटी। सो हाउ मच वर्किंग कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड is investment in current asset minus current liability release of fund, ये होगा आपका वर्किंग कैपिटल का अमाउंट। देखो एक सम मैं सॉल्व करूंगा ना, एक सम तुमको समझ में आ जाएगा तुमको करना क्या है। ओके, और धीरे धीरे ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो यहां से मैंने शुरू किया estimation of working capital, this is the format, how will you estimate the working capital। तो सबने क्या करना है, पेज को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, बीच में कैलकुलेशन होगा एंड लास्ट विल बी द अमाउंट कॉलम, उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो फटाफट आप लोग ये फॉर्मेट बना लीजिए, मैं एक बार वापस से रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉज कर लीजिए पहले, फिर ये लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए इसको, फिर इसको पॉज कर लीजिए। चलो अगर आपका ये लिख के हो गया, वेल एंड गुड। अब अपन क्या करने वाले मालूम है, मैं आपको एक सम सॉल्व करके दे रहा हूँ, आप सिर्फ सम की तरफ रहिए। एक सम सॉल्व हो गया ना, समझो वर्किंग कैपिटल अपने दिमाग में सेट हो गया। नाउ आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, डोंट कॉपी। ओके, जब जैसे अभी तक आप इतना पढ़ रहे हो अच्छा लग रहा है, और कैसे है बेटा देखो, मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ तुझे कि कैसा होता है, कोई भी चीज को सीखने के लिए ना टाइम लगता है। तो पहले आप लोग टाइम डिवोट करो, हर एक चीज को समझो, क्या चीज क्यों जा रही है, क्या सेंस में बोली जा रही है, उसको पकड़ के रखो एंड कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो। और अच्छा कर रहे हो आप लोग, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इतना मेहनत भी कर रहे हैं, और जून अटेम्प्ट है भाई, अपने लिए पास होना बहुत 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 जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि भाई तू पास हो जाएगा तो तू लोगों को बता सकता है, मैं उस ईयर में पास हुआ था जिस ईयर में कोरोना आया था, कितना सारा मैंने हार्डशिप लिया, कितना डिफिकल्ट हुआ मुझे घर पे बैठ के पढ़ने को, सो मच प्रॉब्लम वाज देयर बट स्टिल यू मैनेज टू क्लियर, क्योंकि फेल होने के लिए बहाना मिल गया भाई, कोरोना। पास होने का जज्बा दिखाओ, फेल होने का बहाना है अपने पास, उसका जरूरत नहीं यूज करने का, ठीक है ना। तो नहीं यूज करोगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन देखो अभी, एक्स लिमिटेड प्लान एक्टिविटी of production and sales of 1,20,000 units in a year
इन अ ईयर, डोंट कॉपी, जस्ट लिसन। तो प्लान एक्टिविटी 1,20,000 यूनिट साल भर का बनाएंगे और बेचेंगे। अब इसके लिए उन लोगों को लगेगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सो दे हैव गिवन अ फर्दर इंफॉर्मेशन टू अस। डेटर डेटर्स को हम लोग अलाउ करेंगे, डेटर्स अलाउड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। चलो ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, अगर 1,20,000 यूनिट्स इज आर पूरा साल भर का एक्टिविटी, एंड हम मान के चलते हैं कि हम लोग हर महीना प्रोडक्शन करेंगे, तो कहना है हर महीना 1,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ, अराउंड 10,000 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ। उस मंथ को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे बेचेंगे, प्रोड्यूस करेंगे बेचेंगे, तो हम लोग क्रेडिटेटर को हम 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। मतलब भाई मैं प्रोड्यूस किया बेच दिया, प्रोड्यूस किया बेच दिया, ऐसा 2 महीना मैंने किया, उसको तीसरे महीने से पैसा आएगा, तो 2 महीने का पैसा मुझे मेरे पॉकेट से देना है, तो कहना है इट इज इन्वेस्टमेंट इन डेटर। तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट इन डेटर। दूसरा, क्रेडिटर अलाउड क्रेडिट पीरियड टू अस ऑफ 1 मंथ, 1 महीने का कम से कम रिलीज हो गया। मतलब जो 2 महीने का हम लोग डेटर को क्रेडिट पीरियड दे रहे थे, उसमें से कम 1 महीना अपने को क्रेडिटर को पैसा नहीं देने का है, मतलब दैट इज द रिलीज। तो पता है 2 महीने का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाला, 1 महीना माइनस करेंगे, मतलब डेटर का अमाउंट में से क्रेडिटर का अमाउंट माइनस करने का, वैसा विल सॉल्व, यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। स्टॉक में अपने को बताया रॉ मटेरियल कितना रखना है। रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड इज 1 मंथ का स्टॉक अपने को गोडाउन में रखना है। फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड इज 1.5 मंथ, 1.5 महीने का अपन फिनिश गुड्स रखते हैं। डिपेंड करता है अपना अपना इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट, अपना डिमांड सप्लाई के ऊपर भी डिसाइड कि इतना माल तो अपने को गोडाउन में रखना चाहिए। WIP का स्टोरेज पीरियड नहीं होता है बेटा, कन्वर्जन पीरियड होता है, ठीक है ना। कन्वर्जन पीरियड टेक्स अराउंड से 1 मंथ, ओके। आगे अपने को दिया है कैश बैलेंस विल बी अराउंड 50,000 रुपीज, मतलब अपने पास 50,000 रुपया कैश का हमेशा पड़ा रहना चाहिए। आउटस्टैंडिंग वेजेस, हम वेजेस को बोलेंगे भाई तू 1 महीने बाद आके पैसा दे। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोले तो ओवरहेड्स, हमारे ओवरहेड्स को हम बोलेंगे तुम भी 1 महीने बाद आके पैसा दो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 महीने बाद भरेंगे, वैसा सब। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? नाउ another part of the question is that we have been given cost sheet पर यूनिट के दम पे अपने को कॉस्ट शीट दिया रहेगा क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल में कितना लगता है, लेबर में कितना लगेगा अपने को, ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स में कितना लगेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। समझो रॉ मटेरियल दिया है 100 रुपीज अपने को पर यूनिट रॉ मटेरियल लगता है। लेबर में वही पकड़ लो, एक 50 रुपीज लेबर का पकड़ लो, 80 रुपीज अपने को फैक्ट्री का खर्चा लगता है, टोटल 230 रुपए हो गए। 230 हुआ ना भाई। 20 रुपए का प्रॉफिट पकड़ लो, 250 रुपए का एक बेचते हैं। Whatever I have written just now is the question, nothing else। ऐसा ही क्वेश्चन एज इट इज होगा आपका। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड, ये कन्वर्जन, ये सब अपने को हेल्प करेगा टू फाइंड आउट कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। मतलब ये पूरी एक्टिविटी है अपनी। अब इसके हिसाब से अपने को क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल। तो आप वीडियो पॉज करिए और ये क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन अपन वर्कआउट करेंगे। जब मैं सॉल्व करूंगा, मेहरबानी करके कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, वीडियो देखेगा पहले पूरा, वीडियो रुकाएगा, फिर खुद से सॉल्व करो। दैट विल बी द एटीट्यूड, उसमें मजा आ जाएगा। Solution. Now we are doing an estimation of working capital. Requirement. ठीक है। अब सबसे पहली चीज, चलो बताओ,
प्लांट प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ एक्टिविटी कितना अपना 1,20,000 यूनिट्स का है पूरे साल भर का, यस और नो, पर एनम। चलो बताओ महीने में कितना होगा, महीने में तो पर मंथ इट विल बी 1,20,000 यूनिट साल भर का डिवाइड बाय 12 मंथ, कट गया 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ। तो एक छोटा कॉस्ट शीट बनाना है अपने को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिकॉज हम लोग के सारे कैलकुलेशन मंथ में, तो हम एक कॉस्ट शीट बनाएंगे जो मंथ के हिसाब से बनेगा। नाउ आई एम मेकिंग अ मंथ वाला अपना कॉस्ट शीट, तो याद रखो नाउ कॉस्ट शीट पर मंथ का, ओके, बिकॉज अपने कैलकुलेशन ही मंथ में। तो मेरा कॉस्ट शीट कुछ ऐसा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट का क्या हिसाब है, पर मंथ का खर्चा कितना है और पर मंथ WIP का कितना है, ओके ऐसे। ये फिनिश गुड्स के लिए, WIP के लिए। लेट्स सी, डोंट राइट, जस्ट सी। ये अपना मेन वर्किंग नोट है, तो इस पे थोड़ा फोकस करना है ना। रॉ मटेरियल में पर यूनिट कितना था भाई, 100 रुपीज था। तुम्हारे नोटबुक में ऑलरेडी तुमने क्वेश्चन लिखा हुआ, तो वहां से देखो। लेबर में कितना था पर यूनिट, इट वाज आई गेस 50 रुपीज, एंड फैक्ट्री ओवरहेड में कितना है, 80 रुपीज है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो 230 रुपीज है, प्लस प्रॉफिट इज अराउंड 20 रुपीज, सेल्स 250 रुपीज। चलो अभी अमाउंट वाइज बताओ, अमाउंट वाइज ये पर यूनिट था ना, तो एक महीने में हम लोग कितना यूनिट्स बनाने वाले, 10,000। तो 10,000 के हिसाब से फिनिश गुड्स में कितना जाएगा, 10,000 इंटू 100 करिए, 10,000 इंटू 100, ये मैंने जानबूझ के किया बिकॉज बाकी लोग भी कैल्शियम पहुंच जाएंगे। 10 लाख रुपीज आता है, तो ये 5 लाख आएगा, ये 8 लाख आएगा, 23 lakhs अराउंड, एंड 2 लाख रुपीज ऑफ माई प्रॉफिट, 25 लाख रुपीज का क्या होगा अपना सेल्स। चलो WIP का बता दो, WIP ध्यान रखना, WIP मतलब ये जो अमाउंट है ना ये हाफ हो जाएगा, WIP में वही बताया था ना। सो दिस विल बिकम 2,50,000 एंड दिस विल बिकम 4 लाख, 50% हो जाता है, ठीक है। और रॉ मटेरियल विल बी 100%, तो उसको 100% रह दो, 10 लाख। याद करो मेरा चाय वाला एग्जांपल, हाँ वैसे ही। तो ये तेरा हो जाएगा 16,50,000 रुपीज WIP। ये सब नहीं होता, फिनिश हाफ बना हुआ गुड्स को कैसा बेचेगा पागल, तो ये सेल्स प्रॉफिट और प्रॉफिट उसमें नहीं आता है। दिस इज जस्ट फॉर कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। अब आ जाइए आगे, ये हो गया मेरा कैलकुलेशन, ये सब आपको खुद से करना है, तो डोंट कॉपी राइट नाउ। तो हम लोग एक वर्किंग नोट में बनाएंगे पर मंथ के हिसाब से, बाकी हमारा कैलकुलेशन देखो एकदम इजी हो जाएगा अभी, ओके। अब आ जाओ ऊपर, अब ध्यान दीजिए, अब हमने निकालना है वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। तो लेट मी हैव सम लाइन फॉर माई सेल्फ, आई होप सीधी लाइन आई हो। काम करता हूँ हाथ से खींच लेता हूँ यार, जान दो, टू मच टेक्नोलॉजी हो जाएगा, है ना। ना आ जाइए, अब मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। सबसे पहला चीज माय करंट असेट, करंट असेट्स। चलो उसमें सबसे पहले हम लोग डेटर्स को कैलकुलेट करेंगे। डेटर्स कितना लगेगा, याद करो डेटर्स का क्रेडिट पीरियड कितना है। तो क्रेडिट पीरियड मैंने क्वेश्चन में जो दे रखा है आपको 2 मंथ्स दिया है, 2 मंथ्स, ओके। अब 2 महीने का अपना क्रेडिट पीरियड होगा, यहां पे कैलकुलेशंस करूंगा मैं सारे
और यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट। चलो 2 महीने के हिसाब से बताओ डेटर कितना आएगा। अब मुझे बताओ 1 महीने का अपना कितना है डेटर सेल्स। तो अगर 1 महीने का सेल्स देखेगा बेटा, तो किधर है तेरा सेल्स? ये मेरे हिसाब से 1 महीने का सेल्स है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए 1 महीने के, तो 2 महीने का सेल्स का अपना खर्चा कितना बैठेगा? तो 2 महीने का अपने को अगर कैलकुलेशन करना है, करना क्या है उसमें, 25 लाख 1 महीने का है, 2 महीने का कितना आएगा? तो 25 लाख रुपए 1 महीने का, तो 2 महीने का कितना? सो मल्टीप्लाई बाई 2 मंथ, तो 50 लाख रुपए अपना डेटर में इन्वेस्ट होएगा। उतना अपने को पैसा अपने पॉकेट से लाना पड़ेगा। सर लेकिन आप वो पूरा फॉर्मूला वगैरह लिख देते हैं। हाँ, अपन ने क्या किया कैलकुलेशन, देखो अगर तू ऐसे समझने जाएगा तो 250 का एक बेचते हैं, पूरे साल में 1,20,000 यूनिट बेचने वाले, 1,20,000 इंटू 250 करेगा 30 lakhs rupees, 30 lakhs नहीं, it comes to 300 lakhs. 300 lakhs is a total sales of the year. Divide by 12 month, 25 lakh rupees in a month, और ऐसा 2 महीने का into 2, तो जो 25 lakhs है ना वो अपन ने यहाँ निकाल लिया ऑलरेडी, ताकि वो पूरा फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हुए निकल जाएंगे सबको। ये समझा आपको डेटा। सेकेंड पार्ट इज आवर स्टॉक। चलो रॉ मटेरियल का स्टॉक हम लोग कितना क्रेडिट पीरियड हम लोग को, मतलब कितना टाइम लगेगा स्टोरेज पीरियड में? तो आई गेस गिवन इज 1 मंथ। लेट मी चेक द क्वेश्चन ऑल्सो, आउट ऑफ मेमोरी लिख रहा हूं मैं। हाँ 1 मंथ है ना, 1 मंथ ये 2 और ये ऐसा 1 मंथ। तो चलो आ जाओ, चलो बताओ 1 महीने का स्टॉक अपने को रखना है, तो मुझे बताओ रॉ मटेरियल कौन से बेसिस पे होगा, विच बेसिस? तो मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बेसिस। देखो ये रहा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के हिसाब से 10 लाख रुपए का पर मंथ का है अपना, 10 लाख रुपए पर मंथ। तो सोच के बताओ 10 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से इनटू 1 मंथ का, तो वी नीड 10 लाख रुपीज एज अ रॉ मटेरियल का स्टॉक। फिनिश स्टॉक 1.5 मंथ है। फिनिश स्टॉक कौन से बेसिस पे होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको बेसिस चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमने लिया है क्रेडिट सेल्स के ऊपर, ये हमने लिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर, ये हम लोग ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बता दो कितना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऊपर देखो, ये देखो 23 लाख 1 महीने का है, तो अपने को 1.5 महीने का निकालना है ना। 23 लाख रुपीज फॉर 1 मंथ, तो अपने को निकालना है 1.5 महीने का। मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 लाख इंटू 1.5, 34,50,000 का अपना फिनिश स्टॉक होगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक, क्योंकि 1 महीने का पूरा स्टॉक का वैल्यू होता है 23 लाख। ऐसा अपने को 1.5 महीने का स्टोरेज करना है। 1.5 मल्टीप्लाई कर दिया 34,50,000 आ गया। देन वी हैव अ WIP व्हिच इज अगेन 1 मंथ। अब याद करो मैंने WIP में क्या आपको सिखाया है, इट इज प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आई गेस हमने उसका अलग से टेबल ही बनाया हुआ है। ये देखो इधर टेबल बनाया ना, मतलब ये रहा 16,50,000, तो गो देयर 16,50,000 into 1 month, तो 16,50,000 will be blocked in WIP। थर्ड कैश या बैंक, कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या बैलेंस? यस इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। 50,000 रुपीज दिया हुआ है क्वेश्चन। ये कैश बैंक हो गया। और कौन सा करंट एसेट है? डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश बैंक हो गया। इसे नहीं एडवांस एक्सपेंस, इस क्वेश्चन में एडवांस एक्सपेंस नहीं दिया है, तो यही है तेरा टोटल करंट एसेट। इसको टेक्निकली ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी लोग बोलते हैं। तो अभी टोटल कितना हो जाएगा देखो, 50 lakhs 1,000 प्लस 3450 1650 प्लस 50, टोटल 11150
दिस इज योर टोटल वर्किंग कैपिटल, मतलब अराउंड 111,50,000 रुपीज इज अ करंट असेट। अब ये तो भाई तेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। लेट्स कैलकुलेट रिलीज ऑफ फंड्स, कि कितना अपने को रिलीफ है। तो उसके लिए अपने को लेना पड़ेगा करंट लायबिलिटीज, कि भाई क्या क्या पैसे अपने को नहीं लाने पड़ेंगे। जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अलाउइंग अस 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड। तो 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड किस पे? टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सर यहाँ पे जो 10 लाख दिया है वो 1 महीने का रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो कैन आई सिंपली अस्यूम कि वट एवर वी परचेज इज कंज्यूम्ड, जितना खरीदा पूरा कंज्यूम कर दिया, नेक्स्ट ईयर खरीदूंगा पूरा कंज्यूम कर दूंगा। तो कैन आई से यही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर 1 मंथ इज रॉ मटेरियल परचेज ऑफ दैट मंथ। सो 10 लाख रुपीज का अगर अपने को पैसा है तो 10 लाख रुपीज अपने को 1 महीने के बाद देना है। तो वी हैव अ रिलीफ ऑफ 10 लाख रुपीज। सो जो पैसे हमको लाने थे 111,50,000, उसमें से 10 लाख अपने को लाना नहीं है, बिकॉज वो क्रेडिटर अपने को 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा है, तो इसके लिए वो माइनस हो जाएगा। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या वेजेस, पहले वेजेस ले लेता हूं। चलो, अब वेजेस को टाइम लैग कितना मिल रहा है अपने को? 1 महीना, मतलब 1 महीने बाद उनको पे करेंगे तो चलेगा। इज इट 1 महीना? क्वेश्चन में देख लो एक बार। हाँ, ये 1 महीना है, ये भी 1 महीना है, ठीक है। चलो, अरे रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? 1 मंथ। अब मुझे बताओ, टोटल वेजेस हम लोग साल भर का जो पे कर रहे हैं वो थोड़ी आउटस्टैंडिंग होगा। तो 1 महीने का पीरियड, मतलब 1 महीने का जो वेजेस है, 1 महीने का वेजेस अपन ने निकाला है, शायद ऊपर टेबल में निकाला है ना। सी हियर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। किधर गया? ये रहा, 5 लाख रुपए 1 महीने का है। क्या ये 5 लाख रुपए हमको इमीडिएटली पे करने? तो आंसर इज दैट नहीं सर, वी हैव गॉट अ रिलीज, मतलब 1 महीने का टाइम लैग है। सो दिस इज 1 मंथ का टाइम लैग गिवन टू अस। तो 5 लाख रुपीज इफ इट इज टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, तो 5 लाख रुपए भी अपने बच गए, 1 महीने बाद देना है। तो ये भी एक टाइप का रिलीज है, मतलब आज के आज नहीं लगेगा, 1 महीने बाद चाहिए ना। तो 1 महीने बाद तो अपने पास इन्वेस्टमेंट, आज का इन्वेस्टमेंट 111,50 था, और ये 2 माइनस हो जाएगा। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ओवरहेड्स वाला, वो भी 1 मंथ का है। तो उसका भी टेबल में देख लेते हैं कितना दिखा रहा है। कैन यू सी दैट? 8 लाख रुपीज, 8 लाख। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज 8 लाख। So 8 lakh rupees will be paid after 1 month. So that 8 lakh is also kind of release of funds. तो total release of funds कितना? That is your current liability. मेरे हिसाब से 23 लाख रुपए। तो सोच के बताओ, अगर करंट असेट माइनस करो करंट लायबिलिटी में से, रिलीज ऑफ फंड से, तो कितना आता है? तो 111,50,000 माइनस 23 लाख, कितना? जस्ट चेक हियर, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, तो कर रहा हूं। It comes to around 8850. 88,50,000 will be required funds for working capital. 88,50,000 अपने पास होगा तो अपन ये जो एक्टिविटी साल भर का प्लान किया 1,20,000 का, we can manage that activity. अच्छा, वो चीजें भी लिख देता हूँ। क्रेडिटर हमने कैलकुलेट किया टोटल परचेज पर, and here we assumed total purchase is equal to total consumption. This we took on total wages pay. We took on this total factory overheads pay. एक एक महीने का निकाल दिया। So this is how we calculated. एक बार जरा वापस से देख लो। ये देखिए इधर, this is the format. इसमें मेन अपना ये टेबल कॉस्ट शीट पर मंथ निकल जाता है, तो अपना एक काम बन जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। वरना तो हम वो भी कर सकते थे, लाइक पूरा जो फॉर्मूला था ना,
कि पूरे साल का ले लो टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय 12 मंथ इनटू क्रेडिट पीरियड, तो भी आंसर 50 लाख ही आता। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये जो कैलकुलेशन मैंने किया ना इसके लिए, आप वो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, टोटल क्रेडिट सेल्स अपॉन 12 मंथ। मैंने ये आइटम पहले ही करके रख दिया, तभी मैंने ये अमाउंट दिया आपको, सॉरी वो अमाउंट, ये अमाउंट मैंने ऐसे निकाला, सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई करने का रह गया था, फिर दैट वाज अ 2 मंथ, ऐसे अपन ने निकाला है। तो जो फॉर्मूला पहले लिखा था उसका जरूरत नहीं है पूरा फॉर्मूला यूज करने का, अपन ऐसे भी कर सकते हैं। तो यू गॉट द सॉल्यूशन कि हाउ आई डिड वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, मतलब अपने को कुछ इस तरीके से खर्चे होने वाले हैं। तो अगर देखोगे तो देखो करंट एसेट डेटर में अपने को 2 महीने का क्रेडिट पीरियड चाहिए, मतलब 25 लाख रुपए 1 महीने का है, 2 महीने का डेटर का पैसा अपने को लाना है, मतलब 50 लाख रुपए आज लाने पड़ेंगे, तब जाके तुम 2 महीने का क्रेडिट पीरियड का काम चला पाएगा। स्टॉक में रॉ मटेरियल में अपने को 1 महीने का स्टॉक चाहिए, मतलब आज खरीद के लाना है मुझे, ये सब आज का हिसाब चल रहा है, तो 10 लाख रुपया मेरा ब्लॉक होएगा 1 महीने के लिए। 1.5 महीने के लिए मेरा फिनिश गुड्स में कितना ब्लॉक हो रहा है, 34,50,000 ब्लॉक हो रहा है, मतलब 1.5 महीने का ये हिसाब चल रहा है। एंड ऑब्वियस ही बात है यार, अगर बिजनेस आज चालू किया है तो आज थोड़ी फिनिश स्टॉक होगा, ये अपन बात करें बिजनेस इज ऑलरेडी रनिंग। ओके, दूसरा WIP में कन्वर्जन पीरियड में टाइम लगता है, तो इट अराउंड 60,50,000 और 50,000 कैश में मुझे चाहिए, तो टोटल 3 ही आइटम है मेरे करंट एसेट में, जिसका टोटल होता है 111,50,000। ओके, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी इज अ रिलीज ऑफ फंड्स, आप देखो उसमें क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका कैलकुलेशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और ये आप खुद से करिए, खुद से सोच के करिए क्या करना है, कैसे करना है, एक कैलकुलेशन दिमाग में सेट हो जाएगा ना बॉस, उसके बाद सारे सम आप आराम से कर लोगे। तो उसको सेट करिए दिमाग में, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ जिसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए। तो फिलहाल ये वाला फटाफट सेट कर लीजिए। चलिए स्टॉप द वीडियो, मैं आपको वीडियो पॉज करने का चांस दे रहा हूँ, पहले यहाँ पे पॉज करके इसको करना है, एक पॉज यहाँ होगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, फिर एक लास्ट पॉज वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन। ओके, तो वर्किंग कैपिटल इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। वर्किंग कैपिटल में और भी चीजें समझने जैसी है, बट फिलहाल बेसिक्स इतना समझ में आ रहा है कि सर बिजनेस को, एक्टिविटी को प्लान करने के लिए हम लोग को वर्किंग कैपिटल लगता है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल। ओके, पहले कर लीजिए।